Hello friends, welcome to this CTET course by EduTap and I hope that you are enjoying this course. आज का जो लेसन है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स देखें तो आज तक 10 बार सीटीटी एग्जाम हो चुका है और उन 10 एग्जाम्स में अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस को कंबाइन कर लें तो टोटल 60 क्वेश्चंस आज तक इस टॉपिक में से आ चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज आप लगा सकते हैं कि 10 एग्जाम्स पेपर 1 के हुए हैं, 10 एग्जाम्स पेपर 2 के, मतलब टोटल 20 एग्जाम्स हुए हैं और उन 20 एग्जाम्स में 60 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हर एग्जाम में 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज इस टॉपिक में से आए हैं। तो ये 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है ताकि इस बार के एग्जाम में आप ये 3 में से 3 नंबर ला सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते क्या हैं। अब सपोज कीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कि स्लो लर्नर है और एक बच्चा है जो कि गिफ्टेड लर्नर है। स्लो लर्नर बच्चे वो होते हैं जो एक एवरेज बच्चे के मुकाबले चीजों को धीरे सीखते हैं और गिफ्टेड लर्नर बच्चे वो होते हैं जो कि एक एवरेज बच्चे के मुकाबले चीजों को जल्दी सीखते हैं। अब चाहे बच्चा स्लो लर्नर हो चाहे वो गिफ्टेड लर्नर हो, वो एक एवरेज बच्चे से अलग है, इसलिए उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब उसकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं। स्लो लर्नर बच्चे की स्पेशल नीड होगी कि टीचर उसको एक अलग ढंग से समझाए, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स दे के समझाए और उसको जो असाइनमेंट्स दी जाएं वो आसान हो। जबकि गिफ्टेड लर्नर बच्चे की जो स्पेशल नीड होगी वो ये होगी कि टीचर उसको बाकी क्लास के मुकाबले थोड़ी तेज स्पीड से पढ़ाए, क्योंकि वो चीजों को जल्दी समझता है। उसको जो असाइनमेंट्स दी जाएं वो बाकी क्लास के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो ताकि उसका माइंड स्टिमुलेटेड फील करे। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जहां एक बच्चा एवरेज बच्चे से कम होशियार है और एक बच्चा जो एवरेज बच्चे से ज्यादा होशियार है, दोनों की ही कुछ स्पेशल नीड्स हैं और टीचर को उन स्पेशल नीड्स को अटेंशन देनी चाहिए। ऐसे ही सपोज कीजिए कि आपकी क्लास में कुछ फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, जैसे कि एक व्हील चेयर बाउंड बच्चा है या एक फिजिकली ब्लाइंड बच्चा है या फिर एक ऐसा बच्चा है जिसमें सुनने की शक्ति कम है। अब इन बच्चों की भी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। जैसे कि व्हील चेयर बाउंड बच्चे को चाहिए कि क्लास में और स्कूल में प्रॉपर रैंप्स बने हो ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ प्रॉब्लम ना आए। जिस बच्चे में सुनने की शक्ति कम है उसकी भी स्पेशल नीड होगी कि उसको कुछ हियरिंग एड प्रोवाइड की जाए या फिर उसको पढ़ाते समय टीचर कुछ वीडियो या बाकी विजुअल एड्स का यूज करे ताकि सुनने की बजाय वो चीजों को देखकर ही सीख पाए। ऐसे ही विजुअली ब्लाइंड जो बच्चा है उसकी स्पेशल नीड होगी कि उसको पढ़ाते समय टीचर एक ऑडियो कैसेट या ऑडियो सीडी का उपयोग करे ताकि वो चीजों को सुन के सीख पाए। ऐसे ही अगर उसको चीजों को देख के या महसूस करके सीखना है तो उसके लिए उसको बरेल की जरूरत होती है। बरेल एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज होती है। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं और उन नीड्स को टीचर को पूरा करना चाहिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि कुछ बच्चे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, मतलब उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं और नीड्स को मीट करने के लिए टीचर को उनको स्पेशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएं। अभी तक जो हमने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर्स को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन को डिस्कस किया है। इसके अलावा दो और कैटेगरीज हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की। पहली है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसको हम आगे जाके इस वीडियो में कवर करेंगे। और चौथी है चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो लोग जो पिछड़ी जाति के हैं या गरीब तबके के हैं, उनको भी हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मानते हैं। तो हम इन चारों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि कुछ बच्चे एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं और उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, लेकिन इन स्पेशल नीड्स को कैसे पूरा किया जा सके, इसके 3 तरीके हैं। पहला है सेग्रीगेशन, दूसरा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन और तीसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए अब
इन तीनों तरीकों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब है कि आप एक्सेप्शनल बच्चों के लिए डिफरेंट स्कूल्स बना दें। जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए आप एक स्पेशल स्कूल बना दें जहां पे सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप बच्चे ही पढ़ें। सेग्रीगेशन बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि सेग्रीगेशन करने से बच्चों में दूरियां बढ़ती हैं। जैसे कि अगर हम फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए एक अलग स्कूल बना देंगे, तो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे नॉर्मल बच्चों से कभी भी मिक्सअप नहीं हो पाएंगे और आगे जाके भी वो सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब है कि एक्सेप्शनल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ेंगे, पर उन्हें कुछ स्पेशल अटेंशन या फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी। जैसे कि ना तो उन्हें कोई स्पेशल टीचर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ना ही उनके लिए कोई सेपरेट करिकुलम होगा, और ना ही उन्हें कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को रैंप्स, व्हीलचेयर्स और हियरिंग एड्स की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में एक्सेप्शनल बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी, क्योंकि जब तक आप उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज या स्पेशल अटेंशन नहीं देंगे, वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बेसिकली ये समझा जाता है कि एक्सेप्शनल बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में डाल दो, धीरे धीरे वो खुद ही उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाएगा और जैसे तैसे अपना काम चलाता रहेगा। तीसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन वो सिस्टम है जिसमें एक्सेप्शनल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ रेगुलर स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कुछ स्पेशल अटेंशन या स्पेशल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे उनके लिए स्पेशल टीचर्स, सेपरेट करिकुलम और सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि व्हील चेयर्स, हेयरिंग एड्स और रैम्प्स। इसका मतलब ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम एक्सेप्शनल बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं डेवलप करने की, ताकि वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाएं। और ये सिस्टम सही मायने में इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्योंकि इस सिस्टम में सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए। कुछ लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि एक्सेप्शनल बच्चों की तरफ सिंपैथी दिखाई जाए या पार्शियलिटी करके उनको एडवांटेज दिया जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, कि सारे बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ें और बच्चों की ज़रूरतों के मुताबिक उनको अटेंशन या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें और वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएं। क्वेश्चन करते हैं, इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरीली फोकसेस ऑन, कि स्कूल्स में इंक्लूजन का प्राइमरीली फोकस किस चीज पे होता है। पहला ऑप्शन है मेकिंग सर्टल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, के जो बच्चे हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए कुछ सटल चेंजेस किए जाएं, मतलब छोटी छोटी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएं या उन्हें कुछ स्पेशल अटेंशन दी जाए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा ही होता है कि सारे बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे जिनकी स्पेशल ज़रूरतें हैं उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज या स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होना चाहिए। हम बाकी ऑप्शंस को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज ओनली, कि स्कूल्स में इंक्लूजन का मतलब है कि सिर्फ एक्सेप्शनल यानी कि बच्चे जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं उन्हीं को फुलफिल किया जाए और नॉर्मल बच्चों की नीड्स पर ध्यान ना दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तीसरी ऑप्शन है मीटिंग द नीड ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एंटायर क्लास, कि एक डिसेबल्ड बच्चे की जरूरत को पूरा करने के लिए बाकी बच्चों की पढ़ाई पर नुकसान किया जाता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल्स में बच्चा चाहे डिसेबल्ड हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, दोनों को एक बराबर समान ध्यान दिया जाता है और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कि वो अपनी लाइफ में अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन इंक्लूडिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इलिटरेट पेरेंट्स इन द स्कूल, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का बच्चे की पेरेंट्स की एजुकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कि बेसिकली एजुकेशन फॉर ऑल इनमें से किस टर्म से रिलेट करती है। हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि सब बच्चों को एक साथ एक ही जगह पढ़ाया जाए
और जिन बच्चों की कुछ स्पेशल नीड्स हैं उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज या अटेंशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन ऑफ ऑल, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ही सबसे बेस्ट टैगलाइन हो सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड अ टीचर शुड, कि अगर टीचर एक ऐसे बच्चे को पढ़ा रही है जिसके माँ बाप में से सिर्फ माँ है या तो बाप है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ट्रीट सच अ चाइल्ड डिफरेंटली, कि टीचर को उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ये गलत है। हमें उस बच्चे को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करनी है, लेकिन डिफरेंट ट्रीटमेंट देने का मतलब है कि हम उसको कुछ सिंपैथी देंगे या उसको कुछ पार्शियलिटी करके एडवांटेज देंगे। ऐसा करना बिल्कुल भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर नहीं आता है, तो ये गलत है। दूसरा, असाइन लेसर होम असाइनमेंट्स टू सच अ चाइल्ड, ये भी गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे एक पार्शियलिटी करके उस बच्चे को एडवांटेज दे रहे हैं, हम उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, ये सही हो सकता है कि जो बच्चा एक सिंगल पेरेंट का बच्चा है उसको हम एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि ऐसे बच्चे इमोशनली वीक होते हैं और स्कूल में आके उनको एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो सकता है इसका। एक बार ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच अ चाइल्ड एट पार विद अदर चिल्ड्रन, कि टीचर को ये बात भूल जानी चाहिए कि वो सिंगल पेरेंट बच्चा है और उसको बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इस ऑप्शन का मतलब ये है कि हम उस बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की ट्रीट करेंगे, उसको भी सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे जो बाकी बच्चों को दी जा रही हैं। हालांकि शायद हम उसको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज जरूर प्रोवाइड करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम उसको सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो बाकी बच्चों को दे रहे हैं, पर साथ में कुछ स्पेशल अटेंशन या फैसिलिटीज भी दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, और आंसर ऑप्शन 3 या 4 में से एक है। लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, कि अगर कोई सिंगल पेरेंट बच्चा है तो हमें उस बच्चे को बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इस 4 प्रकार के होते हैं। तो हम इन चारों को अब एक एक करके डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर में से। स्लो लर्नर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और स्लो लर्नर के ऊपर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। तो हम सिर्फ गिफ्टेड लर्नर के बारे में पढ़ेंगे और गिफ्टेड लर्नर के ऊपर हर साल एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि गिफ्टेड लर्नर का मतलब क्या होता है। गिफ्टेड लर्नर का मतलब होता है कि बच्चे में कुछ स्पेशल टैलेंट है या कैपेबिलिटी है किसी फील्ड में एक्सेल करने के लिए। वो कैपेबिलिटी या टैलेंट स्टडीज की फील्ड में हो सकता है, या फिर म्यूजिक या स्पोर्ट्स की फील्ड में हो सकता है, या फिर किसी और फील्ड में भी हो सकता है। अब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि गिफ्टेड लर्नर्स वही लर्नर्स होते हैं जिनका आईक्यू हाई होता है, पर ये बिल्कुल गलत है। ये जरूरी नहीं है कि गिफ्टेड होने के लिए आपका आईक्यू भी हाई हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सचिन और सोनू का, दोनों ही अपनी फील्ड में बहुत गिफ्टेड हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि इनका आईक्यू भी हाई होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि गिफ्टेड होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका आईक्यू भी हाई हो। अब हम पढ़ेंगे कि रंजूली के मुताबिक गिफ्टेडनेस की डेफिनेशन क्या है। रंजूली के मुताबिक गिफ्टेड बिहेवियर वो बिहेवियर है या गिफ्टेड बच्चा वो बच्चा है जिसमें अबव एवरेज एबिलिटी हो, टास्क को पूरा करने की कमिटमेंट हो और जिसमें क्रिएटिविटी हो। जिस बच्चे में ये तीनों करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे वो बच्चा एक गिफ्टेड बिहेवियर एग्जिबिट करेगा, या वो बच्चा एक गिफ्टेड लर्नर कहलाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं कि गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कि टीचर के मुताबिक गिफ्टेडनेस किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। अगर आप इस क्वेश्चन की ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस रेंजूली की डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस से रिलेटेड हैं। तो भले ही क्वेश्चन पूछ रहा हो कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्टेडनेस क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन असलियत में रंजूली की डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस को पूछ रहा है।
तो हमने ये पढ़ा था कि रेंजूली की जो डेफिनेशन है गिफ्टेडनेस की, उसके मुताबिक गिफ्टेडनेस में तीन कंपोनेंट होते हैं, एबिलिटी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट। अगर आप देखें कि ये तीनों कंपोनेंट्स किस ऑप्शन में हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि गिफ्टेडनेस के कॉजेज क्या होते हैं, मतलब कारण क्या होते हैं कि बच्चों में गिफ्टेडनेस आती क्यों है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि बच्चे की डेवलपमेंट हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों ही फैक्टर्स से इंपैक्ट होती है, ऐसे ही बच्चे की गिफ्टेडनेस भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही इंपैक्ट होती है। हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पहले ही डिटेल में पढ़ लिया है, हम इस वीडियो में इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप पहले चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ते हैं, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि आप कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे कुछ जनरलाइजेशंस बनाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपने ये ऑब्जर्व किया कि राम के बड़े भैया इंटेलिजेंट हैं, श्याम के बड़े भैया भी इंटेलिजेंट हैं और मयंक के बड़े भैया भी इंटेलिजेंट हैं। तो बेसिकली ये आपने कुछ स्पेसिफिक केसेस को ऑब्जर्व किया और इसके बेस पे आपने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी कि ऑल एल्डर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, कि सबके बड़े भाई इंटेलिजेंट होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके यानी कि एनालाइज करके एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना रहे हैं कि सबके बड़े भाई इंटेलिजेंट होते हैं। हालांकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पर हम इस चीज में नहीं जाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है। पर हाँ, इंडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए यह समझना काफी होगा कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को समझ के कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं। चलिए अब समझते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग से उल्टे होती है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरलाइज स्टेटमेंट से कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सपोज कीजिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट है ऑल एल्डर ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, कि सारे बड़े भाई इंटेलिजेंट होते हैं। इस जनरलाइज स्टेटमेंट से हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि राम्स एल्डर ब्रदर इज इंटेलिजेंट। तो बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरलाइज से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरलाइज की तरफ जाते हैं। चलिए डिडक्टिव रीजनिंग का एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि ऑल कार्स हैव इंजन। इस जनरलाइज स्टेटमेंट के बेस पे हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि माय कार हैज इंजन, कि अगर सब गाड़ियों में इंजन है तो इसका मतलब यह है कि मेरी गाड़ी में भी इंजन है। चलिए अब हमें इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग तो समझ आ ही गया है। अब हम ये जान लेते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन इंडक्टिव रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन डिडक्टिव रीजनिंग में अच्छे नहीं होते। डिडक्टिव रीजनिंग में गिफ्टेड और नॉर्मल दोनों ही चिल्ड्रन अच्छे होते हैं, लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते जितने कि गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक ही होता है। हमने अभी पढ़ा था कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। बहुत ही डायरेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन में पाए जाते हैं। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है इंक्विजिटिव नेचर, कि गिफ्टेड चिल्ड्रन को चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरोसिटी रहती है। इसीलिए जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो घर में पड़ी चीजों को उठाकर उनके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक है वेरिड इंटरेस्ट। गिफ्टेड चिल्ड्रन के बहुत अलग टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि उनको नॉवेल्स पढ़ना पसंद होता है, बड़े बड़े ऐसे लिखना पसंद होता है, और कई बार तो उनको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है जिनमें बाकी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट होता, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। चलिए कुछ और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन पे अप्लाई होते हैं। पहला है कि वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। वो चीज़ों को बहुत देर तक रिटेन कर पाते हैं। उनकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा होती है। उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब वो किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं लगाते, बल्कि
हर चीज के पीछे के कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। उनमें चीजों को जर्नलाइज करने की बहुत बढ़िया एबिलिटी होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था। उनमें इंडक्टिव रीजनिंग की कैपेबिलिटी होती है, और इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जर्नलाइजेशन की तरफ जाते हैं। उनमें कुछ करने की चाह होती है, उनमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी भी होती है, और वो अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि उनको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल से पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन के कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा है, अब हम कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जान लेते हैं। सबसे पहला है कि वो रेस्टलेस और इनअटेंटिव रहते हैं। ज्यादातर गिफ्टेड चिल्ड्रन को ये लगता है कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो चैलेंजिंग नहीं है, इसलिए वो बोरिंग फील करते हैं, और जब वो बोर फील करते हैं तो वो रेस्टलेस और इनअटेंटिव हो जाते हैं। इसलिए टीचर को चाहिए कि हमेशा उनको इन्वॉल्व करके रखे और उन्हें कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स दे, ताकि उनका माइंड स्टिमुलेटेड फील करे। दूसरा है कि वो हैंडराइटिंग में बहुत केयरलेस होते हैं। तीसरा है कि वो क्लास वर्क को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्लास वर्क तो बहुत बोरिंग है या आसान है, जबकि उनको कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट्स ही चाहिए होती हैं। इन्हीं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण गिफ्टेड चिल्ड्रन को कभी कभी एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर उनके पेरेंट्स उनको अटेंशन ना दें तो वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ रिवोल्ट करने लग जाते हैं। अगर क्लास में कंटेंट स्लो पेस पे पढ़ाया जा रहा हो तो वो लैक ऑफ स्टिमुलेशन फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये क्लास बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है, और वो क्लास में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। कभी कभी टीचर या पेरेंट्स अगर उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दें तो उनमें एरोगेंस आ जाता है, और उनको लगता है कि वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, और ये ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए खराब साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करके ना रखा जाए, उनको चैलेंजिंग वर्क ना दिया जाए, तो उनका जो सुपीरियर दिमाग है वो बुरे कामों की तरफ भी लग सकता है। कभी कभी वो बुरी कंपनी में पड़ जाते हैं, कुछ गैंग्स बना लेते हैं और बुरे काम करने लगते हैं। ऐसा करने से उनका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, और उनके नंबर भी कम आने लगते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर्स, के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गिफ्टेड लर्नर्स के लिए करेक्ट है। पहली ऑप्शन है, दे मेक एवरीवन एल्स स्मार्टर एंड आर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, के वो बाकी बच्चों को भी स्मार्ट बना देते हैं और कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए वो बहुत जरूरी हैं। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गिफ्टेड लर्नर बाकी बच्चों को भी स्मार्ट बना देते हैं। दूसरा है, दे ऑलवेज लीड अदर्स एंड एज्यूम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लासरूम, कि वो क्लासरूम में बाकियों को लीड करते हैं और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये भी गलत है। तीसरा है, दे मे अचीव लोअर ग्रेड्स ड्यू टू देयर हाइटेंड सेंसिटिविटी, कि हो सकता है कि उनके मार्क्स क्लास में कम आए और इनका रीजन उनकी हाई सेंसिटिविटी होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इन बच्चों में कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स के कारण कभी कभी उनके मार्क्स भी कम आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। हम एक बार ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। देयर इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली ड्यू टू देयर ब्रेन पावर। सबसे पहले तो ये वर्ड इंपॉर्टेंस ही गलत है, उनकी क्लास में ऐसी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होती है। टीचर या स्कूल सारे बच्चों को एक समान मानता है। तो मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन भी गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको यूज करके गिफ्टेड चिल्ड्रन को एजुकेट किया जा सकता है और उनकी स्पेशल नीड्स को मीट किया जा सकता है। सबसे पहला है एक्सेलरेशन और डबल प्रमोशन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एक्सेलरेशन या फिर डबल प्रमोशन का मतलब है कि आप गिफ्टेड चिल्ड्रन को एक क्लास से दूसरी क्लास में जल्दी से प्रमोट कर देते हैं। एक नॉर्मल बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में एक साल के बाद प्रमोट होता है, लेकिन आप गिफ्टेड बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में 5 या 6 महीने के बाद ही प्रमोट कर सकते हैं। ये करके आप एक गिफ्टेड बच्चे को एक साल में 2 क्लासेस करवा सकते हैं। ऐसा करने से वो एक बड़ी क्लास में जाके ज्यादा एडवांस कंटेंट पढ़ेगा, और उसकी जो नीड है कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट करने की या अपने माइंड को स्टिमुलेट करने की, वो नीड पूरी हो जाएगी। दूसरा तरीका है एबिलिटी ग्रुपिंग। हम एबिलिटी ग्रुपिंग के बारे में पहले ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब होता है कि आप क्लास में बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। इस केस में एक ग्रुप बनेगा गिफ्टेड लर्नर्स का और एक ग्रुप बाकी लर्नर्स का बन जाएगा, और गिफ्टेड लर्नर्स को एक
स्पेशल तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी, जैसे कि उनको पढ़ाने के पेस भी बढ़ा दी जाएगी और उनको असाइनमेंट्स भी जो दी जाएंगी वो कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स होंगी। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि एबिलिटी ग्रुपिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि अगर हम बच्चों में एबिलिटी ग्रुपिंग करते हैं तो हम उनको एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं, और जो नॉर्मल या स्लो लर्नर्स हैं उनमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि वो नालायक हैं। तो एबिलिटी ग्रुपिंग ज्यादातर अवॉइड ही करनी चाहिए, लेकिन आज भी कुछ कुछ स्कूल्स में एबिलिटी ग्रुपिंग की जाती है। तीसरी टेक्निक है एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स में बेसिकली बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए प्रमोट किया जाता है जिनसे उनका माइंड स्टिमुलेट हो, जैसे कि लैब में जाके कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क करना, गार्डन में जाके कुछ इन्वेस्टिगेटिव वर्क करना, बच्चों को एक्सटेंसिव रीडिंग करने के लिए मोटिवेट करना और बच्चों में ओरिजिनल आइडियाज को प्रमोट करना। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं, जैसे कि बच्चों को कुछ फेमस लेबोरेटरीज, म्यूजियम्स या कुछ अलग जगहों पे ले जाया जा सके जहां पे जाके उनकी क्यूरियोसिटी फुलफिल हो। ऐसे ही बच्चों को टैलेंटेड लोगों के साथ कांटेक्ट में लाया जा सके, क्योंकि हो सकता है कि वो टैलेंटेड लोग इन बच्चों से कुछ असाइनमेंट करवाएं और वो असाइनमेंट करके बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की नीड है वो पूरी हो जाए। ऐसे ही बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी प्रमोट करना चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है, हम इस चीज के बारे में वीडियो के आने वाले पार्ट में समझेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के गिफ्टेड स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरीली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, के गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कुछ सपोर्ट चाहिए होती है जो स्कूल आमतौर पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स की भी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए स्कूल्स को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज या स्पेशल अटेंशन इन स्टूडेंट्स को देनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही है और यही इसका आंसर होगा। हम एक बार बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर। ये गलत है, क्योंकि उनको भी टीचर की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी भी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। कैन बी अ गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट्स, कि वो बाकी बच्चों के लिए रोल मॉडल एक्ट कर सकते हैं। ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं है, पर ये हो सकता है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन 1 एक बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन 3 से, तो मैं इसको भी डिस्कार्ड करूंगा। चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड। ये भी गलत है, क्योंकि गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी लर्निंग डिसेबल्ड हो सकते हैं। हम ये आगे जाके पढ़ेंगे कि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं। तो अभी के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स की भी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं जो कि स्कूल आमतौर पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू, के गिफ्टेडनेस का कारण क्या है। अब हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि गिफ्टेडनेस का कारण कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मींस, के गिफ्टेड चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। अब हमने पढ़ा था कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आप बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में जल्दी प्रमोट कर दें। तो अगर मैं इन ऑप्शंस को देखूं तो मुझे ये आंसर ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, प्रमोटिंग सच स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्किपिंग द प्रेजेंट ग्रेड, कि आप बच्चे को एक प्रेजेंट ग्रेड को जल्दी स्किप करवा के उसको नेक्स्ट ग्रेड में डाल देंगे, और यही एक्सेलरेशन होती है, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा सही है। हमने ये पढ़ा था कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए वो एक्टिविटी ज्यादा अच्छी हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क हो या इन्वेस्टिगेटिव वर्क हो या जो ओरिजिनल आइडियाज पे बेस्ड हो। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है सॉल्व एक्सरसाइजेस गिवन एट द एंड ऑफ 5 चैप्टर्स एट वन गो। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे कुछ चैलेंजिंग वर्क नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक क्वांटिटी ऑफ वर्क बढ़ रहा है। टीचिंग देयर क्लास ऑन टीचर्स डे, ये भी सही नहीं है। राइट अ रिपोर्ट ऑन अ स्कूल मैच रिसेंटली हेल्ड, ये तो एक फैक्चुअल थिंग है कि आपने जो देखा वो ही आपने एक रिपोर्ट में लिख दिया। तो ये कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट नहीं है जिसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल या इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग हो।
चौथा है राइट एन ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कंसेप्ट्स, कि आप ओरिजिनल प्ले लिखिए। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए वो एक्टिविटीज सही हैं जो ओरिजिनल आइडियाज को प्रमोट करें, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गिफ्टेड स्टूडेंट्स, के गिफ्टेड स्टूडेंट्स के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली ऑप्शन है आर जनरली फिजिकली वीक एंड नॉट गुड एट सोशल इंटरेक्शन। ये गलत है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स फिजिकली वीक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है जर्नली डू नॉट लाइक देयर टीचर्स। ये भी गलत है। रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प। ये भी गलत है क्योंकि उनकी भी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं और उनको भी टीचर्स पे स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है। फोर्थ है परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स, कि वो किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करते हैं। ये भी एक तरह से गलत है क्योंकि कोई भी बच्चा 2, 3 या 4 फील्ड में तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हम अगर ऐसा कहें कि वो सारी फील्ड्स में अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो तो एक इम्पॉसिबल सी चीज हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सीटीईटी में आ चुका है और उन्होंने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया था। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 4 इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने सोचा कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स एक्सेप्शनली वेल तो परफॉर्म करते ही हैं। हाँ, बस गलती ये रह गई कि यहाँ एनी की जगह वन ऑफ द फील्ड होता तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होता। लेकिन एनीवेज, कभी कभी सीटीईटी के एग्जाम में भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अभी के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट असाइनमेंट फॉर अ गिफ्टेड स्टूडेंट, कि इसमें से कौन सी असाइनमेंट गिफ्टेड बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सही है। पहली ऑप्शन है मैनी मोर एक्सरसाइजेज ऑफ द सेम टाइप इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स, कि हम गिफ्टेड बच्चे को एक ही टाइप की बहुत सारी एक्सरसाइजेज दे दें, लेकिन ये गलत होगा। इससे क्वांटिटी तो बढ़ेगी लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ेगी और गिफ्टेड बच्चा चैलेंजिंग नहीं महसूस करेगा। दूसरा ऑप्शन है आस्किंग द गिफ्टेड चिल्ड्रन टू ट्यूटर द पियर्स टू चैनलाइज द एनर्जी एंड कीप हिम हर बिजी, कि हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को बोलेंगे कि वो अपने पियर्स को ट्यूटर करें ताकि वो बिजी रहे और उनकी एनर्जी एक अच्छे काम में लगी रहे। ये एक तरह से सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को बोलेंगे कि वो अपने पियर्स को पढ़ाएं तो इस काम को वो चैलेंजिंग नहीं मानेंगे। हालांकि ये करके उनकी एनर्जी तो यूज होगी और वो बिजी रहेंगे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें गिफ्टेड चिल्ड्रन को कुछ चैलेंजिंग काम देना है। तीसरा है क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स, कि हम उनको बोलेंगे कि वो एक नई साइंस बुक का प्रोटोटाइप बनाएं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को कंसीडर करें। मेरे हिसाब से यही इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि किसी भी बुक का प्रोटोटाइप बनाना कोई छोटा काम नहीं है। ये बहुत चैलेंजिंग काम है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है और ओरिजिनल आइडियाज भी यूज होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए। हम एक बार ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। लेटिंग हिम और हर फिनिश द टेक्स्ट बुक ऑन हिज हर ओन बिफोर द एंटायर क्लास, कि हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को ये परमिशन दे देंगे कि वो टेक्स्ट बुक को क्लास से पहले ही खत्म कर ले। ये भी सही है क्योंकि ये करके हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को अपनी पेस पे पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी अगर मैं तीसरे और चौथे में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढूं तो नो डाउट के तीसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो बच्चे को एक ऐसा काम दे रहा है जिसमें बच्चे को एक चैलेंजिंग टास्क मिल रहा है और उसके ओरिजिनल आइडियाज भी यूज हो रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। चलिए अब हम गिफ्टेड चिल्ड्रन से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट है क्रिएटिव चिल्ड्रन का। बहुत लोग क्रिएटिव चिल्ड्रन से समझते हैं वो बच्चे जो कि पेंटिंग या ड्राइंग अच्छे से करते हो, लेकिन क्रिएटिविटी यहीं तक लिमिटेड नहीं होती है। क्रिएटिव चिल्ड्रन का मतलब वो बच्चे होते हैं जिनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, मतलब नॉर्मल से कुछ हट के सोचना। डाइवर्जेंट थिंकिंग में जैसे आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और आप अपना दिमाग लगा के अपनी इमेजिनेशन को यूज करके उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं।
अब सपोज कीजिए आपको ये पूछा जाए कि पेंसिल के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। अब एक नॉर्मल बच्चा उसका एक ही यूज बता पाएगा कि हम पेंसिल से कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी वो पेंसिल के कुछ और यूजेस भी बता देगा। जैसे कि वो बच्चा बता सकता है कि हम पेंसिल से पेपर में होल कर सकते हैं, हम पेंसिल से किसी बॉटल के कैप में भी होल कर सकते हैं। जिस बच्चे में बहुत ही ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी वो यहां तक भी सोच सकता है कि क्योंकि स्पेस में लैक ऑफ ग्रेविटी के कारण पेन नहीं चलता, वहां पे हम पेंसिल को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी वो थोड़ा हट के सोच पाएगा और पेंसिल के बहुत सारे यूजेस बता देगा। चलिए अब हम समझते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जैसा कि हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग में पढ़ा था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और आप अपनी इमेजिनेशन यूज करके उस क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में जब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करते हैं। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस क्रिएट करके देगी और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको उन सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करेगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग इंट्यूशन पे बेस्ड होती है, मतलब ये इंट्यूटिव आपकी इमेजिनेशन से चलती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग लॉजिक से चलती है, मतलब इसमें आप एक लॉजिकल प्रोसेस यूज करते हैं कि इन सारी ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से हम चॉइसेस क्रिएट करते हैं, मतलब हम एक चीज के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग से हम चॉइसेस मेक करते हैं, मतलब हम डिफरेंट चॉइसेस में से एक चॉइस को फाइनल करते हैं। अब जैसे कि सपोज कीजिए आपको एक टाइम एंड वर्क पे प्रॉब्लम दी जाए और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीकों को ढूंढें, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला या बेस्ट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर दें, तो वो एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। चलिए अब तक हमने ये समझ लिया है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। अब हम ये समझेंगे कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या फर्क है। बहुत लोग क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को एक ही चीज मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। जिन लोगों में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो लोग क्रिएटिव होते हैं, जिन लोगों में कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। एक रिसर्च ने यह भी प्रूव किया है कि ज्यादातर क्रिएटिव लोग इंटेलिजेंट होते हैं, पर बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग क्रिएटिव नहीं होते हैं। क्रिएटिव लोगों के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि वो फ्लुएंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और उनमें ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज होते हैं। क्रिएटिव लोगों में लेटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होती हैं, क्योंकि ये सारी स्किल्स डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही रिलेटेड है। अब हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी छुपी होती है। मतलब क्रिएटिविटी गिफ्टेडनेस का ही एक एस्पेक्ट है। अब टीचर बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे प्रमोट कर सकती है। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को पूरी फ्रीडम दे कि वो चीजों को एक्सप्लोर कर सकें। जैसे कि वो गार्डन में जाके प्लांट्स को ऑब्जर्व करें या लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करें। सिर्फ बुक से पढ़ाने से बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं आएगी। इसी तरह टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने से एक इंटरेक्शन होती है और इंटरेक्शन से बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है और उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट होती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी क्रिएटिविटी प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, इसलिए टीचर को चाहिए कि वो बच्चों से क्लास में ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें जो उन्हें सोचने पे मजबूर करें और उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की कैपेबिलिटी डेवलप हो। अगर टीचर को बच्चे में क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये पता लगाना है कौन सा बच्चा क्रिएटिव है, तो टीचर को बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए जब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई टास्क कर रहे हो। क्योंकि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या किसी टास्क को करने के ढंग से ये पता लग जाता है कि बच्चा चीज को कैसे अप्रोच कर रहा है, मतलब वो चीज को किस एंगल से सोच रहा है। और उस सोच से ये पता लग जाता है कि बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग है या कन्वर्जेंट थिंकिंग है। और अगर ये पता लग गया कि बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो ये भी पता लग जाएगा कि बच्चा क्रिएटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, which one of the following would be the most effective way to identify a creative child by the teacher? कि एक बच्चे में क्रिएटिविटी ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पहली ऑप्शन है
ऑब्जर्विंग द चाइल्ड हाउ ही इंटरेक्ट्स विद द पीयर इन द टीम टास्क, कि हम इस चीज को ऑब्जर्व करें कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ कुछ टास्क करते हुए कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ये कुछ हद तक सही हो सकता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर किसी बच्चे में क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई करना है तो टीचर को उस बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए जब वो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो या कोई टास्क कर रहा हो। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो सकती है, लेकिन हम एक बार बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि हम बच्चों के कुछ स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट लें जिससे ये पता लगाया जाए कि बच्चा क्रिएटिव है या नहीं। ये गलत है क्योंकि इन टेस्ट से हम इंटेलिजेंस को मेजर करेंगे और इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी अलग अलग चीजें हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा है गिविंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स। ये भी गलत है क्योंकि अगर हमें किसी बच्चे में क्रिएटिविटी ढूंढनी है तो हमें उसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन पे जाते हैं। डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड स्पेशली व्हेन शी सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, कि टीचर बच्चे को एक अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करे जब वो लड़की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। ये बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा ऑप्शन हमें सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि टीचर को बच्चे को तब ऑब्जर्व करना चाहिए जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय टीचर ये देख सकती है कि बच्चा प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहा है, मतलब उसकी सोच कैसी है, और ये देखने से टीचर ये पहचान जाएगी कि बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग है या नहीं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि अगर किसी टीचर को अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंटरेस्टिंग बनाना है तो वो इनमें से कौन सी टेक्निक यूज नहीं कर सकती है। पहला ऑप्शन है गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले। नहीं, ये तो टीचर यूज कर सकती है क्योंकि अगर वो बच्चों को फ्री प्ले के लिए टाइम देगी तो बच्चों का खेल के माइंड रिफ्रेश होगा और फिर उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरेस्टिंग लगेगी। दूसरा है प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, कि टीचर बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स देगी, अपॉर्चुनिटीज देगी, इससे भी बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरेस्टिंग लगेगी, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देमसेल्व्स, कि टीचर बच्चों से बहुत ज्यादा परफेक्शन एक्सपेक्ट करेगी कि वो जो भी चीज करेंगे सही तरीके से करेंगे। ये गलत है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर को बच्चों को फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो चीजों को एक्सप्लोर करें, गलतियां भी करें। तो बच्चों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करना एक सही चीज नहीं है, इससे बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। एक बार चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ओपन एंडेड मटेरियल से बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट होती है और बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरेस्टिंग लगती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद, कि ये चार फैक्टर्स इनमें से किस चीज के साथ एसोसिएटेड है। हमने अभी पढ़ा था कि ये चारों फैक्टर्स क्रिएटिव लोगों में पाए जाते हैं और गिफ्टेड लोगों में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गिफ्टेडनेस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद, के गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली किस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे हैं। अब ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। अब गिफ्टेड स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी होती है और क्रिएटिविटी उन लोगों में होती है जिनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि हम बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दें फिर वो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस क्रिएट करे, मतलब अपनी इमेजिनेशन यूज करे। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि बच्चा प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस क्रिएट करे, मतलब बनाए। अब अगर यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन है क्रिएटिंग, ठीक है,
कि वो क्वेश्चंस जो बच्चे को कुछ क्रिएट करने पे मजबूर करें, वो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए अच्छे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना टेढ़ा था। गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पहले क्रिएटिव स्टूडेंट्स के साथ रिलेट किया। क्रिएटिविटी का मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्रिएट करना, और यहां पे तीसरा ऑप्शन है क्रिएटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इनमें से कौन सी ऑप्शन से रिलेटेड है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं, मतलब नॉर्मल से थोड़ा हट के सोचना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए एक और बहुत आसान क्वेश्चन। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर कन्वर्जेंट थिंकर्स, डाइवर्जेंट थिंकर्स, एक्सट्रोवर्ट, वेरी हार्ड वर्किंग। अब हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिव लोगों में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर डाइवर्जेंट थिंकर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट केटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट, कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए इनमें से कौन सा एजुकेशनल प्रोग्राम बेस्ट है। मेक यूज ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट देम, ये गलत है। गिफ्टेड बच्चे कभी भी गिफ्ट्स या रिवॉर्ड से मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको तो चैलेंजिंग वर्क ही चाहिए। एम्फसाइज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, कि उनमें रिकॉल की स्किल्स को डेवलप किया जाए, ये भी गलत है, क्योंकि जो स्किल्स उनमें डेवलप करनी है वो ऐसी होनी चाहिए कि उनमें सोचने की शक्ति बढ़े, ना कि रिकॉल करने की। तीसरा है स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गिफ्टेड चिल्ड्रन में हमें थिंकिंग को स्टिमुलेट करना चाहिए और उन्हें ऐसा काम देना चाहिए जो उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करे, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी बढ़ती है और क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं गिफ्टेड चिल्ड्रन में भी होती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। एक बार चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, कंट्रोल द अग्रेसिव बिहेवियर। ये गलत है, गिफ्टेड चिल्ड्रन अग्रेसिव नहीं होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए जैसे कि चैप्टर के शुरू में हमने बताया था कि हम इस चैप्टर में 4 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डिस्कस करेंगे। उसमें से हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप लोग होते कौन हैं। फिजिकली हैंडीकैप लोग वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो या फिजिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि क्रिपल या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप लोग, यानी कि वो लोग जो व्हीलचेयर बाउंड हों या जिनके हाथ पैर ना चलते हों। जो लोग ब्लाइंड हैं या पार्शली ब्लाइंड हैं वो भी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही जो लोग सुन नहीं पाते या ऊंचा सुनते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर जो लोग बोल नहीं पाते वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इन लोगों को एजुकेशन देनी क्यों जरूरी है। हम इन्हें एजुकेशन देके इन्हें मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज का पार्ट बना सकते हैं। अगर हम इनको एजुकेशन नहीं देंगे तो ये पिछड़े ही रह जाएंगे और कभी भी सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाएंगे। हम इन्हें एजुकेशन देके इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं ताकि ये भी अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सकें, मतलब ये भी जिंदगी में जो कुछ बनने का दमखम रखते हैं वो बन पाएं। अब एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि हालांकि ये लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं लेकिन ये भी नॉर्मल लोगों की तरह सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ताकि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले दूसरे लोगों की तरह, और ये भी अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इन फिजिकली हैंडीकैप लोगों को हम कैसे एजुकेशन दे सकते हैं ताकि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। सबसे पहले देखते हैं एजुकेटिंग द ब्लाइंड। ब्लाइंड लोगों के लिए स्कूल्स में स्पेशल ब्रेल बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग देख नहीं सकते तो ये ब्रेल बुक्स को यूज करके पढ़ सकते हैं। ब्रेल बुक्स एक स्पेशल कैटेगरी की बुक्स होती हैं जो स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं। इन पे लोग अपने हाथ से टच करके कंटेंट को पढ़ सकते हैं। फिर आता है सेल्फ सस्टेनिंग एक्टिविटीज, मतलब ब्लाइंड लोगों को या ब्लाइंड बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज सिखानी चाहिए जिनसे आगे जाके वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तीसरा है टीचिंग यूजिंग एवरीडे एक्सपीरियंसेस, के टीचर को उनकी टीचिंग कंटेंट में एवरीडे एक्सपीरियंस वाली चीजों को इंक्लूड कर लेना चाहिए, जैसे कि उनको पोस्ट ऑफिस लेके जाना,
उनको राशन की दुकान पे लेके जाना, उनको सड़क को क्रॉस करना सिखाना, ये चीजें जब वो स्कूल के एवरीडे कंटेंट में सीखेंगे तो इन चीजों में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। विजुअली इंपेयर्ड लोग वो लोग होते हैं जिनकी आईसाइट नॉर्मल नहीं होती है। ये लोग ब्लाइंड तो नहीं होते, लेकिन इनकी आईसाइट में इतनी प्रॉब्लम होती है कि ये नॉर्मल बुक से नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों को क्लास में आगे बिठाना चाहिए ताकि वो ब्लैक बोर्ड को आसानी से देख सकें। उनकी बुक्स में बोल्ड लेटर्स होने चाहिए, क्योंकि ये आसानी से सुन सकते हैं। इसलिए अगर रेडियो या टीवी पे कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम आ रहा है तो ये बच्चे उस प्रोग्राम से काफी कुछ सीख सकते हैं। और टीचर को चाहिए कि वो किसी भी चैप्टर के कंटेंट को एक सीडी में रिकॉर्ड कर दे, ताकि बच्चे उस सीडी को अपने टाइम के अनुसार सुनकर भी उस चैप्टर के बारे में सीख पाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि टीचर अपने बच्चों को क्लास में फर्नीचर के शार्प एजेस को कॉटन से बंद करने के लिए कहती है और ऐसे नोटिस बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए बताती है जिसको कि टच या फील करके पढ़ा जा सके। तो बेसिकली टीचर किन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, मतलब ये कौन सी स्पेशल लर्निंग कैटेगरी वाले बच्चे हैं। पहला है विजुअली इंपेयर्ड लर्नर्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर बच्चों को टच या फील करके पढ़ने के लिए कह रही है, मतलब बच्चे देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो विजुअली इंपेयर्ड लर्नर ही होंगे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। हम एक बार ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 देख लेते हैं। हियरिंग इंपेयर्ड लर्नर्स नहीं, लर्निंग इंपेयर्ड लर्नर्स नहीं, सोशली डिसएडवांटेज लर्नर्स नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है। और ये कितना आसान क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। बस जरा सा आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपेयर्ड लर्नर्स कौन कौन से हैं, और आप इस क्वेश्चन को 15 सेकंड में ही कर लेंगे। अब देखते हैं कि हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनमें सुनने की या तो कम शक्ति होती है या फिर ये बिल्कुल भी सुन नहीं पाते हैं। इन बच्चों को क्लास में आगे बैठना चाहिए ताकि ये टीचर की आवाज को क्लियरली सुन पाए। टीचर को चाहिए कि वो एक ऊंची आवाज में पढ़ाए ताकि ये बच्चे उनको सुन पाए। टीचर को कभी भी फुसफुसाना नहीं चाहिए और टीचर को तेज भी नहीं बोलना चाहिए। टीचर को क्लास में बहुत सारी विजुअल एड्स यूज करनी चाहिए, जैसे कि टीचर्स को क्लास में वीडियोस दिखानी चाहिए या चार्ट्स दिखाने चाहिए या वर्किंग मॉडल्स दिखाने चाहिए। अब जो बच्चे स्पीच इंपेयर्ड हैं या स्टटर करते हैं, उनको कैसी एजुकेशन देनी चाहिए। जो बच्चे स्पीच इंपेयर्ड हैं वो बुक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, टीचर से भी पढ़ सकते हैं और टीचर को सुन सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं। तो इनको पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। इनको दिक्कत आती है जब इन्हें कुछ क्वेश्चन पूछना हो या किसी से बात करनी हो। इसलिए इन स्कूल्स में इन बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है ताकि वो साइंस यूज करके दूसरे लोगों से कन्वर्सेशन कर पाए। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो स्टैमर या स्टटर करते हैं, मतलब हकलाते हैं। इन बच्चों की स्टैमरिंग को दूर करने के लिए प्रोलॉन्ग स्पीच का यूज किया जाता है। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि प्रोलॉन्ग स्पीच होती क्या है, पर आपको ये याद रखना है कि प्रोलॉन्ग स्पीच को यूज करके बच्चे में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। अब देखते हैं कि जो बच्चा ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड है उसके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। सबसे पहले तो जो बच्चा ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड है वो कान से सुन सकता है, आंख से देख सकता है और मुंह से बोल सकता है। इसलिए उसको कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो उसकी एजुकेशन में रोड़ा अटकाए। लेकिन फिर भी इन बच्चों को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज चाहिए ताकि उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो थोड़ी आसान हो जाए। जैसे कि इस बच्चे को क्लास में कुछ स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए होगा, क्योंकि ये नॉर्मल डेस्क पे नहीं बैठ पाएगा, इसको अपनी व्हील चेयर पे ही बैठना होगा। इन बच्चों को एक जगह से दूसरे जाने के लिए रैंप्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इनकी व्हील चेयर सीढ़ियों पे नहीं चल सकती है। इसलिए स्कूल को चाहिए कि वो स्कूल में जगह जगह रैंप्स बनाए ताकि ये बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जा पाएं। इसके अलावा स्कूल को चाहिए कि इन बच्चों को भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स या गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाए ताकि इनमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। चलिए अब देखते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए टीचर का क्लास में क्या रोल होता है। टीचर का ये रोल है कि वो फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को बाकी बच्चों की तरह एक्सेप्ट करे और उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे।
टीचर को यह ध्यान रखना होगा कि वो क्लास में ऐसा कुछ भी ना बोले या ना करे जिससे फिजिकली हैंडिकैप बच्चों को लगे कि टीचर उनका मजाक उड़ा रही है। तीसरा ये है कि क्लास में जो बाकी बच्चे हैं, टीचर को उनको समझाना चाहिए कि वो फिजिकली हैंडिकैप बच्चों से घुले मिले और उनकी रिस्पेक्ट करें। ये क्वेश्चन करते हैं, चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो भी नॉर्मल लोगों की तरह परफॉर्म कर सकते हैं, बस उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज और स्पेशल रिसोर्सेज चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। हम बाकी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन पार विद क्लासमेट्स इन अ रेगुलर स्कूल। ये गलत है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ कभी भी उनके बराबर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड नॉट टू अ रेगुलर स्कूल। ये भी गलत होगा, क्योंकि ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन ही नहीं रहेगी। अगर हम इन बच्चों को किसी अलग स्कूल में डाल देंगे तो वो सेग्रीगेशन हो जाएगी और बच्चों में भेदभाव बढ़ जाएगा। चौथी ऑप्शन है, विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। कि उनको एकेडमिक एजुकेशन की जगह हमें वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन का उनको कोई फायदा नहीं होगा। ये भी गलत है, क्योंकि वो भी पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टीचर हैज सम फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन इन हर क्लास, which of the following would be appropriate for her to say? कि एक टीचर की क्लास में कुछ फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उन बच्चों को कहनी सही होगी, मतलब गलत नहीं होगी? पहली ऑप्शन है, व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन में टेक हेल्प ऑफ देयर पियर्स इन गोइंग टू द हॉल। कि जो व्हील चेयर पे बैठे बच्चे हैं वो अपने दोस्तों की हेल्प लेके हॉल तक पहुंच सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि आप इसमें बच्चों को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं, व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन। जब आप उनको व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन कह के पुकारेंगे तो उनको लगेगा कि वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं और दूसरे बच्चों से अलग हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस लो होगा, तो टीचर को ये कहना ठीक नहीं होगा। फिजिकली इनकन्वीनियंस्ड चिल्ड्रन में डू एन ऑल्टरनेट एक्टिविटी इन द क्लासरूम। कि जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं वो क्लास में बाकी बच्चों से कुछ अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि ये कह के आप उन्हें एहसास दिला रहे हैं कि वो बाकी बच्चों से अलग हैं और नॉर्मल काम नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तीसरी, मोहन व्हाई डोंट यू यूज योर क्रचेस टू गो टू द प्लेग्राउंड। इसमें टीचर मोहन को अपनी क्रचेस को यूज करके प्लेग्राउंड में जाने के लिए कह रही है। आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ पे क्रचेस वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है और टीचर को ये नहीं यूज करना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। टीचर ने मोहन को कहा है कि वो अपने आप से बिना किसी की हेल्प लिए अपनी क्रचेस को यूज करके प्लेग्राउंड में चला जाए। इससे टीचर मोहन को सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रही है कि तुम खुद अकेले भी सब कुछ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये तीसरी ऑप्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए। हम एक बार चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है, पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन विल प्रेजेंट अ सॉन्ग। ये भी गलत है। टीचर को ऐसा कहने की जरूरत ही क्या है, वो सिर्फ कह सकती थी कि नाउ चिल्ड्रन विल प्रेजेंट अ सॉन्ग। पोलियो अफ्लिक्टेड कह के वो अगेन एक बच्चों के मन में ये चीज बिठा रही है कि वो फिजिकली चैलेंज्ड है, वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, जो कि ये गलत चीज है। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा कि मोहन क्रचिस को यूज करके प्लेग्राउंड में चला जाए। अभी तक हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन और फिजिकली हैंडिकैप चिल्ड्रन को कवर कर लिया है। अभी हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कवर करने बाकी हैं। वो हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज और चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज सोसाइटी। इन दोनों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। इसलिए इन दोनों कैटेगरीज को अगले वीडियो में कवर करना ही सही रहेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और हम आशा करते हैं